देखो अभी क्वेश्चंस को देखो, इसी प्रकार से क्वेश्चंस लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। देख रहे हो क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है, इफ टीसी मतलब अरे भाई टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया गया है। यदि टेम्परेचर कोफिशिएंट कितना हो, 2 हो, देन कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन एट किस पे, 60 डिग्री सेल्सियस, इफ एट 20 डिग्री सेल्सियस इट इज कितना, आर। कहने का मतलब है, क्वेश्चन ध्यान से समझो कि यदि टेम्परेचर कोफिशिएंट कितना दिया हो, 2 दिया हो। अच्छा, टेम्परेचर कोफिशिएंट को हम लोग मानते क्या था, म्यू बराबर कितना दिया है, 2। अरे समझ रहे हो कैसे कैसे चल रहे सो। फिर आगे बोल रहा है कि देन कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन, क्या चीज पूछा है, रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब आर का वैल्यू पूछा है। तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पे, 60 डिग्री सेल्सियस पे, यदि एट 20 डिग्री सेल्सियस इट इज कितना है, आर है। अब बताओ कि ज्यादा कौन है, 60 की 20, 60 बड़ा है कि 60 हम लोग को क्या है, बड़ा, और 20 क्या है, छोटा। तो जो छोटा रहेगा उसको मानेंगे T1, क्या मानेंगे, T1। बताओ T1 हम लोग को वैल्यू कितना दिया हुआ है, 20 डिग्री सेल्सियस। तो इसी कंडीशन पे हम लोग नया रेट को R1 मानेंगे। तो R1 बराबर आखिर हम लोग को दिया कितना है, आर दिया हुआ है, अरे दे रखा है ना, जो 20 डिग्री सेल्सियस पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कितना है, आर। तो जो R1 होगा उसका वैल्यू कितना है, आर। उसी प्रकार से हम लोग को निकालने किस में बोला है, 60 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि ये बड़ा था इसलिए इसको क्या माने, T2। तो यहाँ पे लिखेंगे T2 कितना वैल्यू है, 60 डिग्री सेल्सियस। और इस समय जो रेट होगा उसको R2 मान लिया, और R2 हम लोग को क्या करना है, निकालना है। अब तुरंत चाहो तो तुम आराम से निकाल सकते हो, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, वैसे भी करके निकाल सकते हो। नहीं सर उतना नहीं करेंगे, सिंपल हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। अगर हम लोग को रेट बोला है तो लिखेंगे R2 बटा में R1 इज इक्वल टू, यहाँ पे होता है सर म्यू, ऊपर होता है डेल्टा T और नीचे क्या होता है 10। R2 का वैल्यू क्या दिया था, नहीं, निकालना है। R1 का वैल्यू R इज इक्वल टू म्यू का वैल्यू 2, यहाँ पे डेल्टा T कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, क्योंकि 60 माइनस 20 कितना हो जाएगा, 40, और नीचे कितना 10, 10 से 10 खत्म। तो यहाँ पे लिखेंगे सर R2 और अपॉन में R इज इक्वल टू 2 का पावर कितना, 4। अब 2 का पावर कितना होता है, 4, 16 कितना होता है, 16 जानते हो। अरे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार हो गया, 4 और 4, 4 चौके 16। तो यहां से सर हम लोग को हो जाएगा R2 बराबर, तो यहाँ पे 16 और क्या हो जाएगा, R। कैसे निकला, समझ में आया। इसको वैसे चलते हम लोग, सर यहाँ पे था हम लोग को 20 से जाते कहाँ पे, 30 पे, 30 से जाते कहाँ, 40, 40 से 50, 50 से 60, यही तो जाना था। 20 पे कितना दिया था, R दिया है, क्या चीज दिया है, R से कहाँ चल जाएंगे, 2R से 4R से 8R और 8R से भाई ये सर इसमें लंबा करना पड़ता है, ये क्या हो जाता है, इजिली हम लोग को निकल जाता है। क्या दोनों तरीका समझ में आया है ना। अब चलो इसका समझ लो, इसमें क्या बोला फिर, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्शन अबर कितना दे दिया है। इसका मतलब अगर इस प्रकार से जाओगे तो यहाँ पे 2 नहीं, कितना टाइम बढ़ेगा, 3 टाइम बढ़ेगा। बात को समझ रहे हो ना, क्यों, क्योंकि वो बोल दिया साफ साफ कि कितना टाइम बढ़ रहा है, 3 टाइम। आगे देखो, हाउ मेनी टाइम्स द रेट ऑफ रिएक्शन वुड इंक्रीज इफ टेम्परेचर इज रेज्ड बाय कितना, 30 केल्विन। मतलब कितना से बढ़ गया वो, 30, मतलब जो चेंज हम लोग निकाल रहे थे ना डेल्टा T, वही वैल्यू हम लोग को अभी क्या बता दिया है, 30 केल्विन, कि मतलब 30 केल्विन से वो क्या हो गया, बढ़ जा रहा है। तो बढ़ने के बाद जो उसका रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो क्या होगा। तो हम लोग सिंपल यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे सर, कि अगर हम लोग यहाँ पे, चलो अच्छा रेट कुछ माना है का, अरे कुछ रेट माना है का, नहीं माना है। तो हम लोग जैसे यहाँ पे टेम्परेचर मान लेंगे, चाहे नहीं मानेंगे तब भी हम लोग को निकल जाएगा। कैसे, कि अगर हम लोग रेट कांस्टेंट लेकर के चल रहे थे सर, तो मान के चलिए R1 और हम लोग क्या लेकर चल रहे थे, R2। तो हम लोग यहाँ पे लिखा करते थे R2 और बटा में कितना, R1 इज इक्वल्स टू, तो हम लोग को क्या हो जाएगा, यहाँ लिखते थे सर म्यू, क्या लिखते थे, म्यू, ऊपर लिखते थे डेल्टा T और नीचे क्या लिखते थे, टेम। अरे यही ना निकालते थे। हम लोग को बोल दिया टेम्परेचर कोफिशिएंट इस बार कितना, 3, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे सर। डेल्टा T कितना रेज हो रहा है हम लोग को, 30, मतलब चेंज कितना आया होगा 30, और यहाँ पे कितना लिखेंगे 10। तो
तो हम लोग को देखो कुछ हम लोग को लिखा नहीं है कि R2 क्या है, R1 क्या है, क्या कुछ लिखा है क्या? नहीं। और हम लोग को पूछा क्या, सिंपल से फिर से देखो, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ द रिएक्शन इज कितना? 3। हाउ मेनी टाइम्स द रेट ऑफ रिएक्शन वुड इंक्रीज इफ टेम्परेचर इज रेज्ड बाय 30 केल्विन। इसका कहना है कि अगर यदि 30 केल्विन से अगर हम लोग को टेम्परेचर बढ़ा दिया जाता है और उसका जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट हो वो कितना हो? 3 हो, तो जो रेट होगा वो कितना से क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। कितना से वो चेंज हो रहा है या फिर कितना से वो बढ़ रहा है। तो अभी जो R2 है और R1 है इसका कुछ वैल्यू तो दिया नहीं है, तो यही दोनों के बीच में रिलेशन निकालना है कि आखिर इन लोग कितना रेशियो से बढ़ रहा है या फिर कितना टाइम इन लोग क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, बस खाली वैल्यू को पुट कर दिए। म्यू बराबर कितना था? 3, डेल्टा टी का वैल्यू 30 और 10 तो नीचे था ही। अभी भी हो जाएगा R2 बटा में क्या चीज? R1। अब तो ये कितना हो जाएगा? 3, तो 3 का पावर 3। कोई 9 नहीं बोल रहा है कि बहुत लोग ऐसे सोचता है कि 3 का पावर 3 3 तिया 9, क्या हो जाता है? गलत। कितना होता है यहाँ पे? 27। तो यहाँ पे हम लोग सिंपल बोल सकते हैं कि इतना बराबर हो जाएगा सर 27। तो हम लोग बोल सकते हैं कि R2 बराबर हो जाएगा 27 इंटू क्या चीज? R1। कि इसका मतलब अगर यदि हम लोग टेम्परेचर को कितना केल्विन से बढ़ा देते हैं? 30 केल्विन से, तो जो नया रेट होगा वो कितना टाइम बढ़ जाएगा? 27 टाइम। कितना बढ़ेगा? 27 टाइम। अब बताओ ऑप्शन में किधर गया? 3 टाइम बढ़ेगा कि 9 टाइम की 27 की 81? 27। क्वेश्चन समझ में आ गया? दोनों तरीका समझ में आ गया? एक बार फिर से इसको फोटो ले लो। अब चलते हैं आर्हेनियस। अब हम लोग देखने जा रहे हैं आर्हेनियस इक्वेशन। रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट के इन लोग के बीच में किस तरह का रिलेशन होता है। जैसे अभी तुम लोग को बोले कि हम लोग को जो टेम्परेचर को बढ़ाने से किस तरह से रेट कांस्टेंट हम लोग को बढ़ता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ 10 डिग्री सेल्सियस के लिए देखे। किसके लिए? 10 डिग्री सेल्सियस। अगर उसके अलावा रहा तब कैसे निकालेंगे सर? तो उसको निकालने के लिए कौन आया? आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस इक्वेशन क्या होता है? इसका थ्योरी कभी भी पूछता नहीं है और नहीं इसका थ्योरी होता है। इसका थ्योरी वगैरह नहीं होता है, डायरेक्टली इसका इक्वेशन से हम लोग को समझना होता है। तो आर्हेनियस इक्वेशन का जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है? के। क्या होता है? के इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आता है ए, फिर यहाँ से आता है ई। ई को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल। इसका पावर में होता है माइनस एक्टिवेशन एनर्जी और नीचे होता है RT। यही होता है आर्हेनियस इक्वेशन। सर नहीं समझ में आया, फिर से लिखते हैं। आर्हेनियस इक्वेशन का थ्योरी नहीं होता है, डायरेक्टली इसको फॉर्मूला से समझते हैं। आर्हेनियस इक्वेशन क्या बताता है? रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच में किस तरह का रिलेशन है, ये कौन बताता है? आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है? तो रेट कांस्टेंट बराबर हम लोग का होता है A इंटू यहाँ पे होता है एक्सपोनेंशियल। क्या होता है? एक्सपोनेंशियल। इसका पावर होता है माइनस EA। EA होता है एक्टिवेशन एनर्जी, और पहले भी बता चुके हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है। फिर नीचे होता है हम लोग को R इंटू T। क्या कोई दिक्कत है क्या? जहां में से अब एक एक करके सभी के बारे में जान लेते हैं कि कौन क्या है। के को क्या बोलते हैं? रेट कांस्टेंट। इसको क्या बोलते थे? रेट कांस्टेंट। अब यहाँ पे ए आ जाता है। ए मतलब अमित सर नहीं, ए मतलब होता है आर्हेनियस, आर्हेनियस कांस्टेंट या फिर आर्हेनियस कोफिशिएंट। चलो कोफिशिएंट लिख देते हैं। अच्छा ये ऐसा ही रहने देते हैं ना, कांस्टेंट या फिर यहाँ पर होता है कोफिशिएंट। फिर से सुनो, हम लोग देखने गए रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट कि किस तरह का टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट के बीच में रिलेशन है। तो उसको बताने के लिए कौन आया? आर्हेनियस। वो एक इक्वेशन दिया कि लो इस इक्वेशन की मदद से तुम जान सकते हो कि टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो किस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन या फिर रेट कांस्टेंट हम लोग को बढ़ रहा है। तो उसके लिए फॉर्मूला जो था वो K इज इक्वल टू A इंटू E। E के पावर में क्या है? माइनस EA और अपॉन में क्या है? RT। जहां में से K क्या बताता है? रेट कांस्टेंट। A क्या बताता है? आर्हेनियस कांस्टेंट या फिर उसी को बोलते हैं आर्हेनियस कोफिशिएंट। उसके बाद हम लोग बात करते हैं E। तो E एक हम लोग मैथमेटिकल टर्म्स है जिसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल। अब आता है EA। ये जो EA होता है इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। इसी को क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी।
उसके बाद आर क्या होता है? गैस कांस्टेंट। क्या होता है? गैस कांस्टेंट। उसी प्रकार से टी क्या होता है? टेम्परेचर। अब यहाँ पे देखो आर का वैल्यू होता है। आर का क्या होता है? वैल्यू। आर का वैल्यू तीन वैल्यू होता है। कितना वैल्यू होता है? तीन वैल्यू क्या क्या होता है कि जब हम लोग लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन में लेते हैं तो उस समय इसका वैल्यू होता है 0.0821। इसका यूनिट की बात करते हैं तो यूनिट होता है लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। डर जा रहा है का? तुम लोग का 11th क्लास में एक चैप्टर हुआ करता था गैसियस स्टेट। क्या करोगे, तुम लोग का किस्मत में था नहीं, वो सिलेबस से ही हटा दिया गया, और नहीं तो उसी में ये सब पढ़ना था। क्या करते हैं ये सब हट गया। तो उस समय इसका वैल्यू क्या होता है? 0.0821। कब होता है? जब इसको लीटर और एटीएम में लिया जाता है, प्रेशर वगैरह, तब। यहाँ पे इसका यूज नहीं है, इसका यहाँ पे यूज नहीं है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे एनर्जी का बात होगा। किसका बात होगा? एनर्जी का। और एनर्जी का जो मेजर करते हैं वो अधिकांश हम लोग को दिया रहेगा जूल में या फिर कैलोरी में। किस में दिया रहेगा? जूल में या फिर कैलोरी में। तो जूल या फिर कैलोरी में रहेगा तो उस कंडीशन पे ये लीटर एटीएम को हम लोग यूज करने वाले नहीं हैं। तो इसके जगह हम लोग को क्या रहेगा? 8.314। कितना रहेगा? 8.314। इसका हम लोग लेते हैं जूल पर मोल पर केल्विन। उसी प्रकार से एक और होता है कैलोरी में। तो कैलोरी में जब लेते हैं तो उसको 2 कैलोरी लेते हैं। कितना लेते हैं? 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। चलो इसको एक बार लिख लो, एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट के बीच में रिलेशन के किस प्रकार का रिलेशन है। तो उसका रिलेशन हम लोग पहले भी देख लिए, जब 10-10 डिग्री सेल्सियस का क्या होता था? डिफरेंस होता था। लेकिन 10 डिग्री सेल्सियस के अलावा अगर रहेगा टेम्परेचर का डिफरेंस, तब हम लोग कैसे पता करेंगे? तो उसको पता करने के लिए एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम क्या था? आर्हेनियस। वो एक इक्वेशन दिया और वो इक्वेशन क्या था? ये था, जहां में से के क्या होता है, ए क्या कहलाता है, ई क्या कहलाता है, आर क्या कहलाता है, टी क्या कहलाता है। अब सबसे पहला सवाल आता है एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है? किसका सवाल आता है? एक्टिवेशन एनर्जी आखिर मतलब है क्या सर? इसके बारे में हम लोग समझना चाहते हैं। तो कुछ दिन पहले शायद इसी चैप्टर को पढ़ाने समय भी बताए थे कि आखिर एक्टिवेशन एनर्जी होता क्या। तो बताए थे कि इधर अगर हम लोग एनर्जी का प्रोफाइल डायग्राम और इधर हम लोग रेट ऑफ प्रोग्रेशन ले लेते हैं तो 2 चीज मेजर करते हैं। एक रहता है रिएक्टेंट और एक रहता है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट का एनर्जी ज़्यादा होता है, प्रोडक्ट का क्या होता है? कम। तो कभी भी रिएक्शन प्रोसीड होता है तो ऐसा नहीं कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ऐसा होता नहीं है। ये थोड़ा सा ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद ही हम लोग को क्या होता है? नीचे आता है। तो ये जो इसका जब एनर्जी और इसका एनर्जी यहाँ पे देखते हैं पीक पोर्शन तक, तो इस एनर्जी और यहाँ का एनर्जी का जो डिफरेंस होता है, उसी एनर्जी का डिफरेंस को क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। क्लियर है यहाँ तक? अब ये एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ता भी है, घटता भी, वो डिपेंड करता है कैटालिस्ट सबके ऊपर। बताए थे ना, ये बताए थे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, जब कैटालिस्ट का टर्म आया था उस समय। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है समझ में आ गया? अभी फिलहाल इसको लिख लो, उसके बाद हम लोग और आगे बात करेंगे। अरे लिखे मतलब फोटो ले लो। देखो अब आर्हेनियस इक्वेशन जैसे देख लिए, फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर के लिए जैसे ग्राफ था, उसी प्रकार से आर्हेनियस इक्वेशन से रिलेटेड भी हम लोग को ग्राफ पूछता है। ग्राफ देखो हम लोग को पूछा किसके किसके बीच में? ln k और किसके बीच में? 1/t के बीच में। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनना और जानना, हम लोग जब भी ग्राफ बनाते हैं तो रेट कांस्टेंट तो सभी में आ रहा था, जैसे कि फर्स्ट ऑर्डर में भी आ रहा था, सेकंड में भी और जीरो में भी, और अभी भी आया। तो कभी कभी क्या होता है, बहुत ज़्यादा घबरा जाता है स्टूडेंट कि सर इसको आखिर देखो अभी कुछ बोला है क्या कि आर्हेनियस से निकालना है कि कहाँ से निकालना है? कुछ बोला?
लेकिन फिर से हम लोग को अपने मन से ही इसको काम करना है। अब सर पकड़ेंगे कैसे कि इसको कौन सा इक्वेशन से लेंगे या फिर अरे जैसे मान के चलो ये वाला आया तो कोई तो इक्वेशन से आया होगा, तो कौन सा इक्वेशन का यहाँ पे प्रयोग करेंगे, उसको ड्राइव करेंगे, फॉर्मूला क्या होगा, फिर ग्राफ कैसे बनाएंगे, उसको कैसे समझेंगे सर। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे हिंट्स दे देना चाहते हैं ताकि कभी भी क्वेश्चन आएगा तो घबराना नहीं। रेट कांस्टेंट सभी चीज में हम लोग पढ़े थे, लेकिन एलन के साथ कभी भी पढ़े नहीं थे। जब भी हम लोग पढ़ते थे, जैसे जीरो ऑर्डर पढ़ो, चाहे फर्स्ट ऑर्डर पढ़ो, चाहे सेकेंड ऑर्डर, वहां पे था केटी। क्या था? केटी। और इसको जब कितना भी ड्राइव करते थे, इसमें लॉग कभी भी आता नहीं था। तो कभी भी रेट कांस्टेंट को अगर लॉग में या फिर एलन के टर्म में दिया रहे तो हमेशा जानना कि वो कौन सा इक्वेशन का बात कर रहा है, आर्हेनियस इक्वेशन। और ये जो ग्राफ है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2022 में सवाल पूछा जा चुका है, इसी का ग्राफ पूछा था और पूछा था कि स्लोप क्या होगा। क्या से पूछा था? स्लोप क्या होगा। तो सबसे पहले देखो, इसका रिलेशन को जानने से पहले हम लोग आर्हेनियस इक्वेशन को जानेंगे। सर आर्हेनियस इक्वेशन जो होता है वो होता है k इज इक्वल्स टू ए, k इज इक्वल्स टू ए इंटू ई का पावर क्या होता है? माइनस ई ए, और अपर में क्या होता है? आर टी। क्या यही चीज होता है? इसी को हम लोग को ड्राइव करना है। अब यहाँ पे ध्यान से समझना कि जब इसको हम लोग ड्राइव करने जाएंगे और हम लोग को चाहिए क्या चीज? एल एन। के तो दिख गया, के हम लोग को साफ साफ दिख गया, लेकिन हम लोग को क्या एल एन दिखा? क्या एल एन तो नहीं दिखा। तो एल एन को कब आएगा? जब यहाँ पे सर एल एन से मल्टीप्लाई करेंगे। तो याद रखना कभी भी मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड करेंगे, तो इसका मतलब जब मल्टीप्लाई करेंगे एल एन या फिर यूजिंग एल एन, जैसे भी लिखना पड़ेगा वैसे लिख दो। एल एन इन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा? ये एल एन के हो जाएगा, अरे होगा, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे चलेंगे तो ये हो जाएगा एल एन और यहाँ हो जाएगा ए इंटू क्या चीज? ई का पावर हो जाएगा माइनस ई ए और नीचे हो जाएगा आर टी। देखो अभी जो भी ध्यान से समझेगा उसको दोबारा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, जैसे फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर और जीरो ऑर्डर के लिए बताए थे। और जो थोड़ा हवाबाजी करेगा फिर से तुमको रट्टा मारना पड़ेगा, क्योंकि उतना टफ है नहीं और इससे सवाल आ रहा है। ठीक है, ग्राफ पूछेगा तो ग्राफ से आएगा, या तो फिर इससे न्यूमेरिकल पूछता है। जैसे 2023 में इससे न्यूमेरिकल पूछा था, 2022 मतलब कि 24 में पूछा नहीं, 25 में पूछ सकता है। तो इसलिए इसमें थोड़ा सा फोकस करके चलते जाना। जैसे कि अभी देखो ये काम तो समझ गए। अब देखो एल एन तो दोनों में है, इसका मतलब सर अभी कुछ ऐसा दिख रहा है, एल एन ए इंटू क्या चीज? बी। तो इसी को लिखा करते थे एल एन ए प्लस में क्या चीज? एल एन बी। अरे लिखा करते थे, जानते हो ना। तो उसी प्रकार से क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं, इधर सर एल एन के हो जाएगा इज इक्वल्स टू एल एन ए प्लस एल एन ई और इसका पावर माइनस ई ए और अपॉन में क्या चीज? आर टी। अभी तक कोई दिक्कत? अब देखो दिक्कत अब क्रिएट होता है। यहां तक तो ठीक है सर, एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए, यहां तक कोई दुख तकलीफ नहीं है। दुख तकलीफ यहां से होने लगता है। जैसे कि लॉग का प्रॉपर्टी बताए हुए थे उसी दिन कि कभी भी अगर ऐसा रहे कि लॉग एक्स का पावर ए, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए लॉग और यहां पर क्या चाहिए? एक्स। अरे लिख सकते हैं। उसी प्रकार से क्या अभी दिख रहा है कि इसका पावर इतना, तो क्या पावर को बाहर लिख सकते हैं, और बाहर लिखेंगे देखो माइनस भी साथ में बाहर निकल रहा है। यहाँ पे था प्लस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस और क्या हो जाएगा? एक्टिवेशन एनर्जी, और नीचे क्या हो जाएगा? आर टी, और यहाँ पे होगा एल एन और यहाँ पे क्या चीज? ई। फिर से पूछ रहे हैं क्या ये स्टेप समझने में कोई दिक्कत हुआ क्या? अधिकांश लोग यही स्टेप को नहीं समझ पाते हैं और फिर आगे बनाना ही छोड़ देते हैं, जो कि उतना कॉम्प्लिकेट है नहीं। अब फिर आगे देखो, फिर से बताए थे तुम लोग को बचपन में ही कि देखो अगर कभी रहेगा यहाँ पे लॉग, क्या चीज रहेगा? लॉग, और यहाँ पर 10 रहेगा, तो हम लोग जानते हैं लॉग के टर्म में यहाँ पे बेस कितना रहता है? 10। तो 10 कभी भी दिखा तो क्या हो जाता है? उसी प्रकार से बोले थे कि जो एल एन रहता है अगर यहाँ पर ई रहेगा, तो देखो एल एन का मतलब क्या होता है कि सर ये जो लॉग है ना, लॉग का बेस में कितना है? ई। तो ई और ई मिलकर कितना?
धसा। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? इसका वैल्यू कैसे होता है? क्योंकि सर ln का बराबर होता है log और बेस में कितना e, और दिया हुआ क्या चीज है e, तो बेस में भी e और यहां पर भी e, तो इसका बराबर कितना हो जाता है 1। आज के बाद फिर दोबारा कभी चर्चा नहीं करेंगे ये दोनों के बारे में। क्या समझ में आ गया ना? तो इसका मतलब सर हम लोग यहाँ पे साफ साफ लिख सकते हैं कि ln k इज इक्वल टू ln a माइनस एक्टिवेशन एनर्जी और नीचे क्या चीज RT, और ये क्या चीज बदल जाएगा 1। क्या बन जाएगा 1। अब समझना पड़ेगा कि ये 1 कैसे हुआ। क्या समझ में आ गया? अब देखो फिर से सिंपल लिखेंगे तो हम लोग को क्या हो जाएगा ln k इज इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा ln a माइनस यहाँ पर हो जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी और ये क्या हो गया RT। अब देखो ग्राफ में हम लोग को बोला था ln k, क्या ln k दिख रहा है? इसका मतलब सर इसको मानेंगे y, x में किसको लेना है 1/t को। तो अगर 1/t को लेना है तो यहाँ पे देखो क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं? तुम लोग बोलना कहीं हम गलती नहीं कर दे रहे हैं। इसको क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 1 इंटू में t, ताकि हम लोग को साफ साफ दिखे। ठीक है, तो अब यहाँ पे बोल सकते हैं कि सर यही चीज को हम लोग क्या बोल रहे हैं x। सर इसको कहीं ना कहीं हम लोग रिलेट कर रहे हैं तो हम लोग को क्या मिल रहा है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। कैसे? सर हम लोग जानते थे कि y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो अभी देखो प्लस में c है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे c। ये हो गया क्या चीज x के बगल वाला क्या होता है m। अब बताओ m किस में है माइनस में, m किस में है माइनस में। मतलब सर ये जो जितना भी पोर्शन आप देख रहे हैं ना ये क्या कहलाएगा m, मतलब स्लोप। अब सब कुछ अगर पता चल गया तो क्या ग्राफ प्लॉट करने में दिक्कत होगा क्या? अगर ग्राफ प्लॉट करने में दिक्कत नहीं होगा तो क्या हम लोग लिख सकते हैं y तरफ क्या लिखेंगे ln k और इधर क्या लिखेंगे 1/t। अब बताओ कि ये कुछ डिस्टेंस में जा रहा है क्योंकि c का वैल्यू आ रहा है, तो कितना डिस्टेंस में मान के चलो यहां से गया होगा, तो इसका जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगा ln a। कोई दिक्कत? अब बताओ कि ग्राफ ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? नीचे जाएगा। इसका स्लोप होगा, अब इसका जो स्लोप होगा वो स्लोप कितना हो जाएगा माइनस एक्टिवेशन एनर्जी और नीचे क्या होगा R। कोई दिक्कत? यही वाला पूछा था सेम चीज लिख करके और बोला था कि इसका ग्राफ में मतलब कि जब इसका प्लॉट करोगे ग्राफ, तो ग्राफ प्लॉट करने के बाद इसका जो स्लोप होगा वो स्लोप क्या होगा, इसी प्रकार का दे दिया था ऑप्शन में, चूज करना था। क्या कोई डिफिकल्ट था? क्या समझ में आया कैसे करना है इसको? अब तुम लोग को बताना है कि अगर ये चीज समझ गए हो और गलती से अगर ऐसा बोल दे कि यहाँ पे log दे देगा और बोल देगा यहाँ पर k और वर्सेस यहाँ पे बोल देगा 1/t, तो बताओ क्या शिफ्ट चेंज होगा? अगर सवाल अगर मान के चलो ये चीज अगर बोल देगा सारा प्रोसेस तो सेम ही जाएगा। सर जहां पे ln दिख रहा है उसको क्या बदल देंगे log बदल देंगे। तो मान के चलो यही इक्वेशन से चलेंगे, देखो ln को log में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 2.303, यहाँ पे हो जाएगा log k हो जाएगा इज इक्वल्स टू, ये भी log में बदलेगा मतलब 2.303 यहाँ पे हो जाएगा log और यहाँ पर a माइनस अभी भी यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी रह जाएगा, यहाँ पर भी क्या चाहिए R। यहाँ पे तो ये तो पूरा खत्म हो गया, उसका तो कोई नामो निशान था क्या? नहीं था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा खाली 1/t। अब देखो सिर्फ बोला है log k, तो इसको तो उधर भेजना पड़ेगा और उधर भेजेंगे तो ये कहाँ चल जाएगा डिवाइड में। तो देखो क्या हो जाएगा log k इज इक्वल्स टू ये वाला और ये वाला कट जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या चीज log a माइनस एक्टिवेशन एनर्जी, यहाँ पे आ जाएगा 2.303 R और इंटू में 1/t। अभी देखो ये हम लोग को ग्राफ बनेगा, सारा कुछ सेम होगा, बस स्लोप बदल जाएगा। स्लोप में यहाँ पे R था, R के बगल में क्या आ जाएगा 2.303। तो ध्यान से वहाँ पे देख करके जाना, ऐसा नहीं कि जब जाओगे एग्जाम देने मान के चलो हम क्वेश्चन में सेट किए मतलब ln वाला मतलब कि log वाला और तुम लोग रट्टा मार के गए हो किसका ln वाला। अब तुम लोग तो याद रखे हो करीब स्लोपा कितना आता था सिर्फ इतना, और ऑप्शन में क्या दिख गया ये वाला भी। इसको तो मारोगे नहीं, मार के आओगे इसको, जो कि होगा क्या चीज। तो ध्यान से देख के आना कि ln है कि log है। एक तो क्वेश्चन यहाँ से पक्का है, यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का है, ठीक है। कौन क्वेश्चन है हमें भी नहीं पता। एक बार इसको फिर से फोटो क्लिक कर लो। अच्छा वो वाला लिख दे, ln e रहता है तो इसका वैल्यू 1 होता है। कैसे होता है? तो क्योंकि हम लोग जानते हैं कि log यहाँ पर e और यहाँ पर e, तो यहाँ पे क्या होता है 1। ये तो पहला पॉइंट हो गया।
उसी तरह से दूसरा पॉइंट में हम लोग जानते हैं क्या चीज़ कि log यहाँ पर 10 होता है तो यहाँ पर भी 10 होता है तो इसका भी वैल्यू 1 होता है, या फिर यहाँ पे 10 नहीं भी लिखेंगे तब भी हम लोग को जान जाते हैं 1 होगा। कोई दिक्कत? अब फोटो क्लिक कर लो। देखो यहाँ पे रिलेशन बिटवीन K1 एंड K2। अच्छा, आर्हेनियस इक्वेशन को क्यों पढ़ रहे थे हम लोग? आर्हेनियस इक्वेशन को इसलिए पढ़ रहे थे सर क्योंकि हम लोग को रिलेशन जानना है कि टेम्परेचर बढ़ाने से किस तरह से चेंज होता है। तो क्या अभी हम लोग चेंज देख लिया? क्या नहीं देखे? तो अब चेंज दिखाएगा कौन? अभी जो डेरिवेशन करने जा रहा है वो। अब आर्हेनियस इक्वेशन क्या बताया था, ध्यान से समझो। अगर मान के चलो हम लोग टेम्परेचर T1 पे चलते हैं, किस पे चलते हैं? T1। आ जाओ, देखो ध्यान से समझते जाना। अगर T1, हालांकि यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में नहीं लेंगे, अब हम लोग केल्विन में लेंगे, क्योंकि जब भी टेम्परेचर को लेते हैं किस में लेते हैं? केल्विन में। तो मान के चलो T1 केल्विन पे जो रेट कांस्टेंट होगा उसको मान लेते हैं हम लोग K1। क्या मान लेते हैं? K1। कोई दिक्कत है क्या? थोड़ा सा समझ लो, 5 नंबर का न्यूमेरिकल पूछता है, एक एक न्यूमेरिकल में पढ़ना है बस, एक गो, क्योंकि एनसीईआरटी मात्र कितना है? एक ही सवाल है, और वही सवाल वो पूछता है, और वही सवाल 2019 में जेईई मेंस में पूछा है। वही सवाल हुआ पूरा डिट्टो, एक जरा सा मतलब कि चेंज नहीं किया था, 2019 या फिर 2020 में पूछा था। तो अब देखो समझते जाना, यहाँ पे रिलेशन बिटवीन K1 एंड K2 देखने गए तो यहाँ पे देखो T1 केल्विन टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट को मानेंगे कितना? K1। उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे T2 केल्विन टेम्परेचर पे जो रेट कांस्टेंट होगा उसको हम लोग क्या मानेंगे? क्या मानेंगे? K2। अब इसी के बीच में हम लोग क्या जानेंगे? रिलेशन। अगर रिलेशन देखने जा रहे हैं तो हम लोग अगर T1 टेम्परेचर के अनुसार अगर आर्हेनियस इक्वेशन चले, क्या चीज लिखने जाए? आर्हेनियस इक्वेशन, तो हम लोग को क्या होगा? तो अगर हम लोग यहाँ पे आर्हेनियस इक्वेशन लिखने जाएंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे? K1 इज इक्वल टू, क्योंकि देखो हम लोग आर्हेनियस इक्वेशन जान रहे हैं सिर्फ क्या चीज कि सर K इज इक्वल टू होता है A इंटू ई का पावर माइनस एक्टिवेशन एनर्जी, और नीचे क्या होता है? RT। क्या कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी देखो टेम्परेचर अलग है और हम लोग का रेट कांस्टेंट भी क्या है? अलग, क्योंकि हम लोग दो को कंडीशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे K ना मान करके क्या मानेंगे? K1, और यहाँ पे T ना मान करके क्या मानेंगे? T1। क्या कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। तो इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। क्या मान लेंगे? इक्वेशन नंबर 1। उसी प्रकार से इसके लिए भी ये तो होगा हम लोग आर्हेनियस इक्वेशन, क्या हो जाएगा? K2 इज इक्वल टू A इंटू, देखो यहाँ पे आर्हेनियस कांस्टेंट दोनों के लिए सेम होगा, आर्हेनियस कांस्टेंट दोनों के लिए सेम होगा, क्योंकि देखो अगर हम लोग एक ही मान के चलो रिएक्टेंट से हम लोग बन रहे हैं प्रोडक्ट, क्या बना रहे हैं? प्रोडक्ट। तो अब यहाँ पे देखो जब प्रोडक्ट बना रहे हैं तो हम लोग टेम्परेचर के अनुसार हम लोग को रेट कांस्टेंट बदल रहा है, तो इसका मतलब कितना भी यहाँ पे हम लोग बदलेंगे, अगर एक ही रिएक्शंस के बारे में पढ़ रहे हैं तो या तो फिर वो 2 गुना बढ़ेगा या फिर कितना गुना बढ़ेगा? 3 गुना। तो इसका मतलब सर यहाँ पे जो ये जो A का वैल्यू उतना छोड़ दो, हटाओ सिंपल यहाँ पे समझो, ये भी हम लोग का आर्हेनियस इक्वेशन मतलब कांस्टेंट, और ये भी क्या है? आर्हेनियस कांस्टेंट है। तो दोनों जगह जैसे हम लोग पहले लिखा करते थे ना, रेट कांस्टेंट एक ही रिएक्शंस के लिए क्या होता है? सेम होता है। उसी प्रकार से अभी भी मान के चलो कि यहाँ पे जो आर्हेनियस कांस्टेंट होता है वो क्या होता है? सेम। बात समझ में आया? जैसे सर अभी हम लोग पढ़ रहे हैं रिलेशन बिटवीन K1 और K2 किसके अनुसार? आर्हेनियस अनुसार के अनुसार। तो जब हम लोग टेम्परेचर T1 चलेंगे तो उस समय रेट कांस्टेंट क्या चला? K1, तो उसके लिए आर्हेनियस इक्वेशन ये हो जाएगा। जब हम लोग K2 के अनुसार चलेंगे तो K2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? A, और यहाँ पे लिखेंगे E का पावर कितना हो जाएगा? माइनस एक्टिवेशन एनर्जी, और नीचे क्या हो जाएगा? RT2, क्योंकि टेम्परेचर क्या है? T2 है। इस इक्वेशन को क्या मानेंगे? इक्वेशन नंबर 2। क्या अभी तक किसी को कोई दुख तकलीफ? अब हम लोग क्या करेंगे? रिलेशन निकालेंगे। तो रिलेशन निकालने के लिए दोनों को डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? डिवाइड। तो तुम्हारा मर्जी, इक्वेशन नंबर 2 को 1 से डिवाइड करो या फिर 1 को 2 से करो, रिलेशन तो सेम ही आने वाला है। कोई दिक्कत है क्या? तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड करने जा रहे हैं इक्वेशन नंबर किससे? 1 से। तो जैसे हम लोग इसको डिवाइड करने जाएंगे तो हम लोग के पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो फॉर्मूला आ जाएगा सर K2 और अपॉन में क्या चाहिए? K1। अरे आएगा कि नहीं आएगा? इज इक्वल्स टू
K2 का वैल्यू कितना ऊपर A इंटू ई के पावर माइनस एक्टिवेशन एनर्जी, नीचे है RT2, क्या चीज है RT2, फिर नीचे क्या हो जाएगा E एक्टिवेशन एनर्जी माइनस एक्टिवेशन मतलब E एक्टिवेशन एनर्जी और नीचे क्या हो जाएगा RT1। कोई दिक्कत? क्योंकि यहाँ पे A दोनों के लिए क्या होता है सेम, तो सेम हो जाएगा तो क्या इन लोग कैंसिल हो जाएगा होगा। अब गलती से ऐसा मत करना कि सर इन लोग का भी वैल्यू सेम हो रहा है सर, यहाँ पे EA और यहाँ पर भी EA खत्म कर देंगे, यहाँ पर R यहाँ पर भी R, तो इसको क्या कर देंगे कट कर देंगे। ऐसी गलती कभी भी करना नहीं है, ऐसी गलती कभी भी करना नहीं है। कभी भी पावर आपस में कैंसिल नहीं होता। जैसे अगर तुम लोग को बोले कि एक सवाल ले लो 2 का पावर 2 और यहाँ पर 3 का पावर 2, तो क्या ऐसे करोगे सर इसका पावर खत्म 2/3, क्या करके निकलोगे क्या? कभी भी लाइफ में याद रखना पावर कभी भी कैंसिल आउट होता नहीं है। जब भी होगा वो कौन होगा बेस होता है। क्या होता है बेस। तो कभी भी ऐसी गलती नहीं, क्योंकि हम लोग जानते हैं 2 जा कितना होता है 4 और इसका कितना हो जाएगा 9। इसको मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड करके दिखा दो हम लोग कि इतना आ जाएगा सर, आएगा कभी क्या? तो इसीलिए यहाँ पर देखो ऐसा नहीं कि यहाँ पे इंटू में मत लेके जाना, इसका पावर में है ये सब, इसका क्या चीज है पावर में। क्योंकि बहुत लोग गलती यही करता है, करे ये सेम मिल गया काट दो, R खत्म, बस खाली ऊपर T1 रहने दो और नीचे क्या चाहिए T2, ऐसे गलती करना नहीं है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे सर? देखो यहाँ पे लिखेंगे K2 अपॉन में K1 इज इक्वल्स टू, ऊपर रहेगा हम लोग को E का पावर कितना है माइनस EA और अपॉन में क्या चाहिए RT2। अब देखो इसको ऊपर ले गएंगे तो इसका पावर क्या हो जाएगा प्लस में, क्या हो जाएगा प्लस में। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इंटू E का पावर हो जाएगा सर, यहाँ जो माइनस था अभी क्या हो जाएगा प्लस में, ये हो जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी, यहाँ हो जाएगा RT1। एक बार फिर पूछ रहे हैं कैसे किया, समझ में आया ना सर? इसका नीचे वाला को ऊपर ले गएंगे तो इसका पावर जो नेगेटिव में अगर क्या हो जाएगा पॉजिटिव में रहता तो क्या हो जाता नेगेटिव। चलो क्या दोनों का बेस सेम है? दोनों का बेस तो सेम है। अगर बेस सेम है तो क्या कॉमन लिख करके, जैसे हम लोग ऐसा जानते हैं कि x का पावर m और इंटू x का पावर n, तो हम लोग लिख सकते हैं कि x का पावर m प्लस n। तो उसी प्रकार से भी लिखेंगे K2/K1 इज इक्वल टू E का पावर हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा माइनस एक्टिवेशन एनर्जी R2 माइनस क्या लिखेंगे माइनस। अब क्या लिखोगे? अब क्या लिखेंगे एक्टिवेशन एनर्जी और नीचे क्या लिखेंगे RT2 मतलब कि T1। कोई दिक्कत? अब देखो यहां से क्या होगा, सो इन लोग से कुछ कॉमन निकल रहा है, या फिर इसको थोड़ा सा अरेंज कर लो, नेगेटिव वाला को उधर पॉजिटिव वाला को इधर। तो जैसे हम लोग आगे करेंगे देखो यहाँ पे K2 अपॉन में K1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा एक्सपोनेंशियल सर। इसका पावर में जब इसको पहले लिखेंगे तो हम लोग को हो जाएगा EA अपॉन में RT1 माइनस EA और अपॉन में क्या चाहिए RT2। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए सर। ये चीज़ तो हम लोग इसका पावर में देख रहे हैं, इन लोग से कुछ कॉमन निकल रहा है। EA और EA यहाँ पर भी R और यहाँ पर भी R, तो इन लोग को तो बाहर निकाल ही सकते हैं। तो इसमें हम लोग लिखने जाएंगे K2 अपॉन में K1 इज इक्वल टू E का पावर EA और नीचे क्या चाहिए R, और यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन में T1 माइनस 1 अपॉन में T2। किसी को कोई दिक्कत समझ में आ रहा है ना? क्योंकि डेरिवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस वजह से, क्योंकि अक्सर इसका जो मेन फॉर्मूला है वहाँ पे जाकर के गड़बड़ कर जाता है। तो गड़बड़ कर जाओगे तो 5 मिनट लगेगा, इसको ड्राइव करके आराम से फुल मार्क्स उठा सकते हो। तो इसको डेरिवेशन को थोड़ा ध्यान से समझते हैं चले जाना। अब देखो इसको पूरा सॉल्व करना है। इसको क्या करना है सॉल्व। अब सॉल्व करने में बड़ी ज़्यादा कठिनाई, क्योंकि सर कभी भी वैल्यू रहेगा तो इसका वैल्यू रहेगा, इसका भी वैल्यू, इसका भी वैल्यू, इसका भी वैल्यू, इसका भी वैल्यू। सर अगर एक्सपोनेंशियल के पावर में कुछ भी रहेगा तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? क्या एक्सपोनेंशियल को सॉल्व करने जानते हो? नहीं जानते हैं। तो सर आखिर इसको सॉल्व करके लाएंगे कैसे? तो फिर इसको क्या करना पड़ता है रिमूव करना पड़ता है। क्या करेंगे रिमूव। और एक्सपोनेंशियल का टर्म को रिमूव करने के लिए लॉग का टर्म का यूज करेंगे। और लॉग में 2 लॉग होता है, एक होता है लॉग बेस 10 और एक होता है लॉग बेस e। तो अभी किसका यूज करेंगे लॉग बेस e का, क्योंकि e को हटाना है और e को हटाने के लिए लॉग बेस e का यूज करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे दोनों तरफ हम लोग ln से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे ln से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे बोल देंगे कि मल्टीप्लाइंग बाय
क्या चीज ln इन बोथ साइड। जैसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को क्या हो जाएगा ln यहाँ पर k2 अपॉन में क्या चाहिए k1। देखो अब बार बार रिपीट नहीं करेंगे, डायरेक्टली अब सॉल्व करते जा रहे हैं, ठीक है, आप समझते जाना। इज इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा ln e का पावर में है यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी r, और यहाँ पर 1 अपॉन में t1 माइनस 1 अपॉन में t2। और हम लोग जानते हैं कि कभी भी पावर के मतलब बेस के ऊपर पावर आता है तो पावर कहाँ चल जाता है, बाहर। अरे उड़ रहा है क्या ये बात समझ में आ रहा है कि जब भी हम लोग को बेस के ऊपर पावर आता है तो पावर कहाँ चल जाता है, बाहर। तो क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं ln k2 अपॉन में k1 इज इक्वल्स टू ई ए अपॉन में r, और यहाँ पर 1 अपॉन में t1 माइनस 1 अपॉन में t2, और ये हो जाएगा ln e। और फिर जानते हैं ln e का वैल्यू 1। क्या वो खत्म हो गया, मर गया? तो आप देखो सिंपल हम लोग को बन गया ln k2 अपॉन में क्या चाहिए k1 इज इक्वल्स टू एक्टिवेशन एनर्जी इंटू मतलब अपॉन में r, 1 अपॉन में t1 माइनस 1 अपॉन में t2। यही हो गया फॉर्मूला। इसी को ln को log में कन्वर्ट करोगे, क्योंकि ln का भी सॉल्व करने जानते नहीं है, तो नहीं जानते तो इसको क्या कन्वर्ट कर लेंगे, log में। एक बार इसको फिर से फोटो क्लिक कर लो। देखो अब यहाँ पे एक सवाल के माध्यम से समझो। इसका कुछ सवाल ज़्यादा हम लोग को एनसीईआरटी में दिया हुआ नहीं है। एक तो सवाल ये है, और एक सवाल हम देने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी पूछा जा चुका है 2022 में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि देख करके यहाँ पे डर जाना कि जेईई मेन लिखा हुआ है मतलब बहुत बड़का सवाल होगा, ऐसा रहता नहीं है। वो भी तो यही सिलेबस से रहता है। समझो यहाँ पे टॉपिक को। टॉपिक में देखो बोला क्या है, द रेट ऑफ अ रिएक्शन। क्या चीज बोल रहा है, रेट ऑफ अ रिएक्शन डबल्स व्हेन इट्स टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, 300 केल्विन से कहाँ तक, 310 केल्विन। तो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ सच अ रिएक्शन विल बी, तो एक्टिवेशन एनर्जी जो EA होगा वो कितना होगा, इसी को हम लोग को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे R का वैल्यू क्या मेजर करना है, हम लोग को लेके चलना है 8.314। कितना लेके चलना है, 8.314। अब इसको देखो कैसे हम लोग को यहाँ पे सॉल्व करना है। तो हम लोग जैसे जाएंगे तो टेम्परेचर अलग अलग दिया रहता है, तो रेट कांस्टेंट भी हम लोग को क्या होता है, अलग अलग होता है। तो उसी के माध्यम से हम लोग लेते हैं, और उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, आर्हेनियस इक्वेशन। क्या करते हैं, आर्हेनियस इक्वेशन। अभी सिंपल बोला है कि द रेट ऑफ अ रिएक्शन, और तुम लोग को बताए थे कि जैसे जिस रेट से हम लोग को क्या बढ़ता है K, उसी प्रकार से हम लोग को बढ़ता है रेट ऑफ रिएक्शन। तो जैसा E बढ़ेगा वैसा ही ये भी बढ़ेगा। बात को समझ रहे हो? तो उसी प्रकार से जब अभी बोल दिया किसके बारे में, रेट ऑफ अ रिएक्शन, मतलब R के बारे में बोल रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं K भी। क्या बोल सकते हैं, K भी। यहाँ पे बोल रहा है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डबल हो जाता है कब, जब टेम्परेचर को चेंज करते हैं 300 से लेकर के कहाँ तक, 310 तक। कहाँ से, 3 से लेकर के 310 तक। इसका मतलब सर टेम्परेचर की बात करें तो हम लोग को क्या क्या दिया हुआ है, T1 दिया हम लोग को 300। कितना दिया है, 300। और हम लोग को जो T2 दिया है वो कितना दिया है, 310 केल्विन। तो इस कंडीशन पे अभी मान के चलते हैं कि जो रेट कांस्टेंट होगा, क्या होगा, रेट कांस्टेंट, या फिर ऐसे मान लेते हैं इसका जो K1 होगा वो मान के चलो K, क्या मान के चलो K। तो इसका रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा, K2, 2K हो जाएगा। क्योंकि सर जिस समय 300 था, 300 से 310 में जाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, डबल हो जाता है। तो इसका मतलब रेट कांस्टेंट भी क्या होगा, डबल हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गया? उसके बाद हम लोग को बोला है कि जो एक्टिवेशन एनर्जी होगा इस रिएक्शंस के लिए वो क्या होगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो सर सॉल्व करने के लिए हमें आर्हेनियस इक्वेशन लगाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग जानते हैं सर यहाँ पे होता है ln K2 अपॉन में होता है K1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाता है एक्टिवेशन एनर्जी, नीचे हो जाता है R, यहाँ होता है 1 अपॉन में, देखो उल्टा समझना, अगर यहाँ पे K2 लिख रहे हो तो पहले T1 आएगा, अगर ऊपर K1 लिखोगे तो यहाँ पे कौन आएगा, T2 आएगा। ये दोनों उल्टा होता है, बात को समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 और फिर 1 अपॉन में T2। कोई दिक्कत? और आर्हेनियस इक्वेशन में हमेशा याद रखना, जब भी टेम्परेचर का यूज करेंगे उसमें केल्विन में, किस में लेंगे, केल्विन में। तो अभी तो हम लोग को दे भी रखा है किसमें, केल्विन में। तो अब देखो हम लोग को K1 और K2 का वैल्यू पता है कि नहीं पता है। जैसे हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे ln K2 का वैल्यू कितना हो जा रहा है, 2K, और K1 का वैल्यू K इज इक्वल्स टू, एक्टिवेशन एनर्जी तो नहीं दिया, मतलब इसी को निकालना है। R का वैल्यू कितना होता है, 8.314 जूल
पर मोल पर केल्विन, कोई दिक्कत। उसके बाद देखो यहाँ पे टेम्परेचर, तो T1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 300 माइनस 1/T2, T2 कितना है 310, कोई दिक्कत। यही सवाल हम लोग को यहाँ पे देखो जेईई मेन 2013 में पूछा है, और यही हम लोग को यहाँ पे लिख लेना जैक बोर्ड 5 नंबर, जैक बोर्ड 2022 में पूछा है सेम क्वेश्चन, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सर अब यहाँ पे देखो के से के तो खत्म हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा ln कितना 2 इज इक्वल टू हो जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी, यहाँ पे हो जाएगा 8.314, यहाँ हो जाएगा। इन लोग को एलसीएम नहीं लेने जानता है, तुम लोग को बचपन में सिखाया गया होगा कि दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना कर दो मल्टीप्लाई, और जो घट रहा है उसको इधर लिख दो और जो उधर घट रहा है उसको उधर लिख दो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 310 माइनस में कितना 300, जिसको नहीं आता फिर से जाकर के एलसीएम सीख लेना। अरे समझ में आता ही कैसे होता है सो। उसके बाद यहाँ पे देखो सॉल्व करते हैं, क्या ln2 का सॉल्व करने जानेंगे क्या, नहीं कर पाओगे, तो इसका हम लोग लॉग के रूप में करेंगे, या तो फिर इसको ऐसे करो 2.303, यहाँ पर लिखेंगे लॉग कितना 2, और इसका वैल्यू फिर सॉल्व करोगे तो हो जाता है 0.693। तो क्या हम लोग सिंपल सर हम लोग जानते हैं, इसको जैसे लिखेंगे तो 0.693। थोड़ा ध्यान से, ये स्टेप कैसे किए समझ में आया ना, लॉग में कन्वर्ट करके कीजिए या फिर डायरेक्टली हम लोग जानते हैं। तो इतना जानते हैं सर, यहाँ पे हो जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी और नीचे क्या चाहिए 8.314, यहाँ से करोगे कितना माइनस 10 और नीचे कितना हो जाएगा, रहने दो उसी तरह से, सॉल्यूशन करने में थोड़ा सा आराम हम लोग को मिलेगा। अब किसको निकालना है एक्टिवेशन एनर्जी, तो लिखेंगे हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी बराबर, तो ये सब मल्टीप्लाई हो जाएगा और ऊपर वाला डिवाइड हो जाएगा, तो हो जाएगा 0.693 और इनटू में ये चल जाएगा कितना 8.314 इनटू में कितना 300 और इनटू में कितना 310 और नीचे क्या हो जाएगा 10 से एगो 10 काटो। अब यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करते रहो, 0.693 इंटू 8.314 इंटू कितना 300। अब जो भी वैल्यू आएगा उसका वैल्यू आएगा जूल पर मोल पर केल्विन, लेकिन हम लोग को यहाँ पे ऑप्शन में दिया है किलो जूल में, किस में दिया है किलो जूल में, तो कभी भी जूल में दिया रहे और किलो जूल में बदलना है तो जानते हैं कि सर लास्ट में 1000 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। इसका मतलब यहाँ से जैसे जाएंगे ना एक्टिवेशन एनर्जी निकालने, तो यहाँ पे मान के चलो x आ गया, क्या आ गया x, तो यहाँ पे लिखेंगे x और अपन में कितना 1000, तो ये किस में आ जाएगा किलो जूल पर मोल। किसमें 31 31 कहाँ, अच्छा यहाँ पे ना 31। क्या प्रोसेस समझ में आया। सेम क्वेश्चन पूछा गया है 2022 में जैक बोर्ड में, और देखो जेईई मेंस में पूछा है कहाँ पे 2013 में, डिटो सवाल, ठीक है। तो इसका एक ही सवाल दिया गया है एनसीईआरटी में, वो यही है, बात को समझ गए। अब ये क्वेश्चंस को थोड़ा अच्छा से प्रैक्टिस एक बार कर लेना कि कैसे कैसे हम लोग को सॉल्व किया हुआ रहता है, कैसे हम लोग को सॉल्व करना है। अगर मान के चलो टेस्ट पेपर में भी हम दे दिए तो फिर क्या इसको सॉल्व कर लोगे ना, क्या प्रोसेस समझ में आया। तो आज का हम लोग को जो भी टॉपिक था आर्हेनियस इक्वेशन, ये हम लोग को लास्ट टॉपिक था। क्या था लास्ट टॉपिक। इसके अलावा हम लोग को कोई भी पढ़ना नहीं है, और भी पढ़ना होता है जैसे कोलिजन, इस सब के बारे में और भी पढ़ना है। इस चैप्टर में और भी सिलेबस है जो कि हम लोग के लिए उतना भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो वो सारे टॉपिक को हम लोग छोड़ रहे हैं। बात को समझ रहे हो। कॉलेजन इस सब से कभी भी सवाल पूछता नहीं है। जब हायर स्टडीज़ करोगे, बीएससी वगैरह करोगे, तो वो सारा कुछ इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब रहा बात की टेस्ट का। टेस्ट तो पता है कि तुम लोग का मंडे को होने वाला है, सिलेबस भी पता है कि क्या क्या हम लोग को आने वाला है। सो अब इसका रिवीजन करना स्टार्ट कर देना, इसका शॉर्ट नोट्स भी बना लेना, ठीक है। और नहीं तो कोशिश करेंगे हम खुद से ही उसका शॉर्ट नोट्स एक बना करके उसका पीडीएफ तुम लोग को सेंड कर देंगे, ताकि तुम लोग को ज़्यादा मेहनत ना लगे। बात को समझ रहे हो। पीडीएफ के अनुसार तो समझ ही जाओगे, उसके लिए स्पेशल क्लास देने की ज़रूरत नहीं है। तो आज हम लोग को ख़त्म हो गया केमिकल काइनेटिक्स। उम्मीद करते हैं जो भी हम लोग को टेस्ट पेपर होगा वो बहुत ही आसान होने वाला है। क्वेश्चन सेट हो चुका है, प्रिंट आउट भी हो चुका है। टोटल मार्क्स कितना है 70, कितना है 70, पासिंग मार्क्स 45। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता है जो बच्चा हमारे क्लास में यहाँ पे डेली आए होंगे उन लोग को 50 से कम आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। बाकी कुछ कुछ क्वेश्चन में फंसेंगे वही जो प्रैक्टिस नहीं किए होंगे, और जो थोड़ा सा भी प्रैक्टिस किए होंगे वो आसानी से कवर कर लेंगे। क्वेश्चंस का टाइप थोड़ा सा बता देते हैं किस टाइप का पूछेगा। सो
सबसे पहला देखो 4 सेक्शन में इसको बांटे हैं। कितना सेक्शन में? 4 सेक्शन में। पहला है ऑब्जेक्टिव MCQ, जिसमें से टोटल क्वेश्चन है 12। कितना है? 12। प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का। उसके बाद है हम लोग को वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, VSAT, मतलब वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि 1 लाइन में भी आंसर आ जाएगा। उसमें कुछ तुरंत लिखना है, जैसे मान कर चलो पूछ देगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, 1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो, हो गया खत्म। बात को समझ रहे हो? या फिर यूनिट पूछ देगा, चाहे कुछ भी पूछेगा। तो ये हम लोग को यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है, ये है हम लोग को 8 क्वेश्चन। कितना है? 8 क्वेश्चन। टोटल कितना हो गया? 20 नंबर। उसके बाद आ जाते हैं तीसरा में। तो ये तीसरा नंबर 3 नंबर वाला है। कितना है? 3 नंबर वाला। और 3 नंबर वाला जो सवाल है वो है हम लोग के पास 5 गो। कितना है? 5 गो, जो कि एक का क्वेश्चन कितना ऑब्टेन करता है? 3 मार्क्स। टोटल कितना हो गया? 15। कितना हो गया? 15। उसके बाद ये जो चौथा है, ये हम लोग को लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि प्रत्येक क्वेश्चन कितना मार्क्स का? 5 क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन मुश्किल लगेगा, कुछ क्वेश्चन इतना आसान लगेगा कि इसको 2 नंबर में होना चाहिए था, ऐसा लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो है 7 क्वेश्चन। कितना है? 7 क्वेश्चन। 7 × 5 कितना होता है? 35। टोटल जोड़ करके देख लो कितना होता है? 70। पास मार्क्स कितना? 45। और जिसका सम्मानित किया जाएगा या फिर जिसका परसेंटेज को मानल जाएगा, जिसका मार्क्स को या फिर जो टेस्ट पेपर दोगे उसी का अहमियत दे पाएंगे जिसका मार्क्स कितना प्लस हो? 60 या फिर 60 प्लस। तक कोशिश करना 60 तक तो आ ही जाएगा। एक आध क्वेश्चन गलत हो सकता है, मान के चलते हैं एक आध क्वेश्चन में गलत होगा, ज़्यादा होने वाला नहीं है। लेकिन उम्मीद करते हैं बहुत लोग 70 में 70 भी उठा लेगा। ऐसा नहीं कि राइटिंग में नंबर काटेंगे, ऐसा हम करने वाले नहीं है। बस खाली जगह तक पहुँच जाओ, फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। बात समझ में आया? उम्मीद करते हैं कि सोमवार को तुम लोग को बहुत ही अच्छा प्रदर्शन होगा, क्योंकि देखो बोल तो रहे हैं क्वेश्चन उतना टफ होने वाला नहीं है। देखना क्या है? रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होता है? डिफिनेशन। रेट लॉ क्या होता है? डिफिनेशन। मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर में डिफरेंस क्या होता है? खत्म। रेट ऑफ रिएक्शन किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? खत्म। थ्योरी पोर्शन मर गया है क्या? नहीं। अब आते हैं न्यूमेरिकल। रेट ऑफ रिएक्शन में डिसएप्रियंस का कहानी कैसे होता है, एप्रियंस का कैसे कहानी होता है। बेहतरीन समझने के लिए DPP सॉल्व करो। बात को समझ रहे हो? उससे तो बहुत बेहतरीन तरीका तुम लोग सीख जाओगे। और नहीं तो जितना भी नोट्स में न्यूमेरिकल करवाए ना, सफिशिएंट है, उतना से कंसेप्ट सीख जाओगे। उसके बाद रेट लो में आएंगे। तो रेट लो में क्या है? वॉल्यूम को घटाने से कितना टाइम हम लोग को इंक्रीज करता है, या फिर कंसंट्रेशन को बढ़ाने या फिर घटाने से कितना टाइम वो इंक्रीज होता है या फिर डिक्रीज होता है, इससे सवाल पूछेगा। ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, 3 मार्क्स में भी हो सकता है, 5 मार्क्स में भी हो सकता है, कहीं भी घुस सकता है। उसके बाद एक्सपेरिमेंटल डाटा के अनुसार कैसे सॉल्व करते थे? इक्वेशन मानते थे सर, उसी को डिवाइड करते थे, एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड आउट करते थे। उसके बाद सर फर्स्ट मतलब कि एक होता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। क्या होता है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। सबसे पहले सर एक मास्टर रिएक्शन होता था, उसका रेट ऑफ रिएक्शंस लिखते थे, एक्स वाई लिखते थे। उसको निकालने के लिए स्लो रिएक्शंस रहता था, स्लो रिएक्शंस की मदद से लिखते थे। तो वहाँ पे देखते थे मास्टर रिएक्शन को कंपेयर करके, जो टर्म नहीं मिलता था उसको फिर रिप्लेस करते थे। रिप्लेस करने के लिए हमारे पास फास्ट रिएक्शन रहता था, फास्ट रिएक्शन का यूज करते थे। खत्म। ये सवाल 3 नंबर में हो सकता है, 5 नंबर में हो सकता है, 3 नंबर में दिए हैं। कितने नंबर में दिए हैं? 3 नंबर में। उसके बाद अब आ जाते हैं फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर और जीरो ऑर्डर। एक क्वेश्चन बहुत फेमस होता है, इंटीग्रेटेड रेट ऑफ मतलब रेट लॉ इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर पूछता है डेरिवेशन तो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। तो एक उसको देख के आओगे कैसे कैसे ड्राइव करते थे। खत्म। हाफ लैप तक कि हाफ लैप तक कैसे हम लोग ड्राइव करते थे। उसके बाद उसका फॉर्मूला तो समझ में आ ही गया था, अगर भूल भी जाओगे तो फॉर्मूला तो समझा दिए थे कि कैसे तुरंत हम लोग को याद रखना है। उसके बाद उससे न्यूमेरिकल रहेगा 3-4 गो, आसान रहेगा। टी हाफ दिया रहेगा, टाइम पूछेगा, बोल देगा कि यहाँ से यहाँ पहुँचने में इतना टाइम लिया, यहाँ से यहाँ पहुँचने में इतना टाइम लगा, बताओ रेट कांस्टेंट का वैल्यू का। और ऐसा सवाल नहीं करवाएगा, इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन रहेगा। इतना खत्म हो गया। आर्हेनियस का फॉर्मूला समझ में आ गया, क्या इसका पूरा न्यूमेरिकल समझ में आ गया, इसी प्रकार का सवाल रहेगा। खत्म। उसके बाद रहेगा रेट कांस्टेंट और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में यूनिट में किस तरह का हम लोग को रिलेशन रहता है। बोल देगा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, बताओ इसका यूनिट क्या होगा, या फिर यूनिट दिया रहेगा, बोलेगा कि किस ऑर्डर का रिएक्शन है। उसके बाद लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल। क्या है? एग्जाम्पल। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल क्या है, सबको देख के आना, उससे सवाल है। अब वही ना, अब बताओ टेस्ट का कुछ मान्यता रहा। अब बताओ इतना कहने के बाद फिर भी अगर टेस्ट में अच्छा प्रदर्शन नहीं करोगे तो क्या होगा। सारा कुछ बता दिया, देखो क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या है, क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया। अब जाकर के सिर्फ क्या करना है? प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस करने के बाद भी अगर अच्छा प्रदर्शन नहीं करोगे तो बेकार है।
कर लोगे ना? अच्छा कर लोगे ना? देख ही लेंगे। अंत में बस सभी को इतना ही बोलेंगे कि आने वाले टेस्ट के लिए सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे जितना भी स्पेस है वो एक भी स्पेस ना बचे, इतना अच्छा प्रदर्शन तुम लोग करो, ठीक है। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट चैप्टर में।